हेलो डियर फ्यूचर स्टार्स। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। छोटे से नन्हे से प्यारे से चैनल में आप सभी का स्वागत है। हार्टली वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है क्योंकि ये हमारी डेली लाइफ से भी रिलेट करता है। तो थर्मोडायनेमिक्स को हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले अगर मैंने दो रिएक्टेंट लिए, थर्मोडायनेमिक्स को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ओवरव्यू लेना जरूरी है। तो अगर मैं दो रिएक्टेंट लेता हूँ, सपोज दैट एक रिएक्टेंट ए है, दूसरा रिएक्टेंट बी है, और रिएक्शन करवाए, मिक्स किया, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा या नहीं, ये कौन डिसाइड कर देगा? थर्मोडायनेमिक्स। मतलब फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन थर्मोडायनेमिक्स बताता है। फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन ये कौन बताता है? थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनामिक्स। दूसरा पॉइंट, चलो प्रोडक्ट बन गया, दो रिएक्टेंट डाले, तुमने प्रोडक्ट बन गया। अब कितना प्रोडक्ट बना ये थर्मोडायनेमिक्स नहीं बताता है। इसको बताने के लिए इक्विलिब्रियम एक चैप्टर आता है, वो बताता है कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म कौन बताएगा? इक्विलिब्रियम चैप्टर, इक्विलिब्रियम चैप्टर में पता चलेगा ये हमको। अब प्रोडक्ट बन तो गया, लेकिन भाई टाइम भी तो पता होना चाहिए कि रिएक्शन 5 मिनट में प्रोडक्ट बना है, 15 मिनट में प्रोडक्ट बना है, 5 दिन में या 5 साल में। तो ये कौन बताता है? मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कौन बताता है? रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली, रेट ऑफ रिएक्शन बताता है। केमिकल काइनेटिक्स में डील करेंगे, केमिकल काइनेटिक्स बहुत प्यारा चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है। इसको हम क्लास 12th में पढ़ते हैं, ए 11th में है और ये भी हमारे 11th में है। लेकिन हमको 11th 12th से क्या लेना देना? हमारा मेन मोटिव है नीट, तो हमको पढ़ना सब कुछ है। ये हमारा छोटा सा इंट्रो हो गया। अब बेसिकली तो हमको इतना पता चल गया कि थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली क्या चीज़ पता चल, मतलब क्यों पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स? इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमको इतना पता चल सके कि मतलब रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है, प्रोडक्ट बन रहा है या नहीं बन रहा। अब बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स के मैं दो पार्ट्स, बेसिकली थर्मोडायनामिक्स को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, थर्मो और डायनामिक्स। थर्मो मतलब हीट और एनर्जी, और डायनामिक्स मतलब मोशन। मतलब इसमें हम क्या डील करेंगे? पहली चीज तो हम डिस्कस करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स डील विथ, थर्मोडायनामिक्स डील विथ, पहला पॉइंट फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन मतलब रिएक्शन हो रही है या नहीं। दूसरा, ये हीट और एनर्जी का डायरेक्शन बताएगा, मतलब डायरेक्शन बताएगा कि किस डायरेक्शन में हीट और एनर्जी फ्लो कर रही है। मोशन या फ्लो, कुछ भी लिख लो। मतलब पहली चीज ये बताएगा फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, दूसरा बताएगा डायरेक्शन इन विच फ्लो ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस, डायरेक्शन इन विच फ्लो ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। ये हमारा हो गया छोटा छोटा समझ, थोड़ी थोड़ी फील आई होगी बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स की। लेकिन अब इसके छोटे छोटे से कुछ पैरामीटर्स हैं, वो सब हमको डील करना है, देखना है। उसके बिना थर्मोडायनेमिक्स अधूरी है। तो सबसे पहले हम छोटे छोटे चीज़ों को समझते हैं। सिस्टम, सराउंडिंग। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम समझेंगे। सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ यूनिवर्स। पहले डेफिनेशन लिखवा दे रहा हूँ। सिस्टम इज
ए स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ यूनिवर्स which is under observation पहले मैं तुमको क्लियर बताऊं। यूनिवर्स इधर लिखा है सिस्टम इज ए स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, मतलब हमारे लिए इस यूनिवर्स के ये ब्रह्मांड से बिल्कुल दूर दूर तक मतलब नहीं है। अगर हम एक टेस्ट ट्यूब में थर्मोडायनेमिक्स मतलब रिएक्शन करा रहे हैं और देख रहे हैं, अगर उसका इफेक्ट लेबोरेटरी के अंदर हम बैठे हैं और ये टेस्ट ट्यूब का इफेक्ट अगर लेबोरेटरी में है तो मतलब लेबोरेटरी हमारी ही यूनिवर्स हो जाएगी। मतलब उसको अगर हम लैब के बाहर निकलेंगे उसका इफेक्ट उधर है ही नहीं तो हम उसको क्यों कंसीडर करेंगे। तो मतलब वही हमारा यूनिवर्स वगैरह हो जाएगा सब। सिस्टम सराउंडिंग क्या होगा, सराउंडिंग ऑल सिस्टम को छोड़कर द रेस्ट पार्ट ऑफ यूनिवर्स, द रेस्ट पार्ट ऑफ यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम उसको हम क्या बोल देंगे, सराउंडिंग। और सिस्टम और सराउंडिंग को बेसिकली डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक चीज आती है बाउंड्री बेसिकली होती है एनीथिंग सेपरेटिंग सिस्टम एंड सराउंडिंग, एनीथिंग which separate system and surrounding। देखो अब मैं तीनों को एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। सिस्टम कुछ भी हो सकता है, किसी को भी तुम सिस्टम ले सकते हो जिस पर तुम थर्मोडायनेमिक्स मतलब स्टडी कर रहे हो, मतलब जिसमें हीट निकल रही हो, जिसको तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, जिसमें हीट फ्लो एनर्जी फ्लो देख रहे हो जिस भी सिस्टम का। जैसे अगर तुम्हारे लैब में चले जाओ तो तुम देख सकते हो टेस्ट ट्यूब में करते हो। अगर तुम किसी भी मतलब टेबल है तो उसको भी तुम सिस्टम मान सकते हो। उसमें तुम्हारे मतलब हीट का एक्सचेंज होना चाहिए, किसी भी पर्टिकुलर किसी चीज़ को भी तुम सिस्टम मान सकते हो जिसमें तुमको थर्मोडायनेमिक्स स्टडी करनी है और जिससे हीट फ्लो एनर्जी फ्लो जिसमें हो रहा हो। तो बेसिकली सिस्टम हम अपने केस में हम मान रहे हैं सपोज दैट हमारे लिए एक टेस्ट ट्यूब सिस्टम है, उसमें रिएक्शन चल रही है। अब उस रिएक्शन चल रही है वो हमारा टेस्ट ट्यूब है, वो हमारा सिस्टम हो गया। अब उसका इफेक्ट जहाँ तक दिखाई दे रहा है मतलब हमको ऑब्जर्व हो रहा है तो वो सराउंडिंग हो जाएगा। और सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करेगा वो हो जाएगा बाउंड्री। और यूनिवर्स का कतई मतलब नहीं होता ब्रह्मांड वगैरह वगैरह, जहाँ तक थर्मोडायनेमिक स्टडी का मतलब इफेक्ट रहेगा उसी को हम यूनिवर्स, उतने पार्ट को ही हम यूनिवर्स कंसीडर करेंगे और बकाया कुछ नहीं। अब बाउंड्री भी दो टाइप की होती है, मतलब फ्लेक्सिबल भी हो सकती है, रिजिड भी हो सकती है। बेसिकली फ्लेक्सिबल हो सकती है, फ्लेक्सिबल और रिजिड हो सकती है। और बेसिकली ये रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है। रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है। इमेजिनरी तो देखो इसकी फील दिलाऊं तो एक ग्लास है, कांच का ग्लास है और इसमें पानी भरा है। तो ये जो ग्लास की बाउंड्री है ये तो तुमको क्या है, रियल बाउंड्री है और रिजिड बाउंड्री है। मतलब ये कैसी है, रियल है और रिजिड भी है। और ये जो वाटर की लेयर देख रहे हो ये कैसी है, इमेजिनरी बाउंड्री है। ये कैसी है, इमेजिनरी और फिर बोल सकते हो फ्लेक्सिबल। ये बेसिकली फ्लेक्सिबल है,
फ्लेक्सिबल। आई थिंक इतना पार्ट तुमको चमक गया होगा, इतनी चीजें चमक गई होंगी, इसमें कुछ भी नहीं था। अब हम देखने वाले हैं बेसिकली टाइप्स ऑफ सिस्टम। सॉरी सॉरी। टाइप्स ऑफ सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम। पहला पहला सिस्टम ओपन सिस्टम होता है। पहला कौन सा सिस्टम होता है? ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम हम किसको बोलेंगे? ओपन सिस्टम बेसिकली जिसमें एनर्जी एनर्जी और हीट का, एनर्जी का भी फ्लो हो और हीट का भी फ्लो हो, तो उसको हम ओपन सिस्टम बोलेंगे। देखो इसको समझने के लिए एग्जाम्पल ले रहा हूँ इधर। एग्जाम्पल, टी इन ए कप। टी इन ए कप। देखो एक कप है, ये हमारा क्या है? कप। इसमें चाय है। तो देखो चाय गर्म होती है। अगर तुम अपने मदर मतलब मम्मी से, मतलब मम्मी को परेशान नहीं करते तो मम्मी तुम्हारी गर्म चाय देगी तुमको। तो देखो इसमें हीट भी, मतलब ये गर्म चाय है, लेकिन थोड़ी देर बाद देखोगे इसमें क्या वेपर उड़ते हुए नजर आएंगे तुमको। तो ये मैटर का ट्रांसफर हो रहा है, मतलब और एनर्जी और हीट सेम लिख दिया। जिसमें मैटर का ट्रांसफर हो और एनर्जी का, तो इसमें मैटर का ट्रांसफर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल दिखाई दे रहा है। बेसिकली वाटर वेपर क्या है? बेसिकली वाटर ही तो है, ये मैटर है। और कुछ टाइम बाद हीट क्या होगी? मतलब चाय क्या होगी? ठंडी हो जाएगी। मतलब कहीं ना कहीं हीट का भी ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी का, मतलब एनर्जी का भी ट्रांसफर हो रहा है और मैटर का भी। तो समझ लेना कि वो क्या है? ओपन सिस्टम है। हमारी बॉडी भी ओपन सिस्टम है। बेसिकली हम स्वेटिंग करते हैं, हम जब रनिंग करते हैं तो हमारी बॉडी से हीट निकलती है, मतलब एनर्जी निकलती है। मतलब तो मैटर भी निकल रहा है हमारी बॉडी से और एनर्जी भी निकल रही है, तो हीट की फॉर्म में। तो हम अपनी बॉडी को भी, ह्यूमन बॉडी भी कंसीडर कर सकते हैं ओपन सिस्टम में। सेकंड है क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में बेसिकली क्या होता है? मैटर का तो ट्रांसफर नहीं होता, एनर्जी का ट्रांसफर होता है। एनर्जी का ट्रांसफर होता है। जैसे एग्जाम्पल टी इन ए कप। टी इन ए कप कवर्ड विथ ए लिड। मतलब एक कप है, इसमें चाय है, गरम है, और इसको ऊपर से क्या ढक दिया, मतलब प्लेट रख दी उसके ऊपर, तो ये क्लोज सिस्टम बन गया। अब इससे जो वेपर निकलेंगी ना तो वो बाहर नहीं जाएंगी। इधर वाइट वाइट तुमको जब लेड उठाओगे तो तुमको वाटर के स्पॉट्स दिखाई देंगे। तो बेसिकली इसमें एनर्जी का तो ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि चाय अल्टीमेटली थोड़ी देर बाद देखोगे तुम ठंडी हो जाएगी, लेकिन मैटर जो कि वाटर वेपर है वो बाहर निकल के नहीं जा पाएगा, वो वाटर कंडेंस होकर दोबारा कप में आ जाएगा। तो मतलब इसमें ये क्या है? क्लोज सिस्टम, जिसमें मतलब मैटर का तो ट्रांसफर नहीं होता है और एनर्जी का ट्रांसफर होता है। चाय बेसिकली ठंडी हो जाती है, मतलब एनर्जी हीट की फॉर्म में निकल गई, मैटर नहीं निकल पाएगा इसमें। अब थर्ड, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम किसको बोलते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम में मैटर
का भी ट्रांसफर नहीं होता है और एनर्जी का भी ट्रांसफर नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल टी इन ए थर्मस फ्लास्क। मतलब अगर हम थर्मस फ्लास्क में चाय रख देते हैं तो बेसिकली वो गर्म भी रहती है और उससे कोई मैटर का ट्रांसफर तो बनता ही नहीं है। अगर क्लोज्ड है, मतलब थर्मस फ्लास्क बेसिकली क्लोज्ड ही लेना है, तो मैटर का तो ट्रांसफर होगा नहीं। लेकिन तुम थर्मस फ्लास्क में देखते हो, अगर तुम चाय गर्म ले जाते हो तो बेसिकली चाय गर्म होती है, लेकिन उतनी गर्म नहीं होती है 100%। मतलब ये आइसोलेटेड सिस्टम मान के चलते हैं, बेसिकली 100% नहीं होता। ठीक है, मान के चलते हैं, अज्यूम करके चलते हैं कि मतलब थर्मस फ्लास्क को हम कि आइसोलेटेड सिस्टम है। हालांकि 100% एफिशिएंट नहीं है भाई, चाय ठंडी हो जाएगी थोड़ी थोड़ी, मतलब लेकिन एज कंपेयर टू क्लोज सिस्टम इस मतलब इसकी चाय क्या होगी, बहुत देर में ठंडी होगी। तो ठीक है, आई थिंक तीनों सिस्टम तुमको समझ में आ गए होंगे, तो कमेंट करो। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं थोड़ी नई चीज, थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल पढ़ेंगे अब हम। थर्मोडायनेमिक थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल, थर्मोडायनेमिक मतलब वेरिएबल बेस्ड। सबसे पहले उससे पहले थर्मोडायनेमिक्स स्टेट पढ़ो। थर्मोडायनेमिक स्टेट, इसकी फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट में ले लो सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर मुझे सॉलिड से अगर मुझे लिक्विड से सॉलिड जाना है, सॉलिड मतलब मुझे वाटर को आइस बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, टेम्परेचर कम कर दूंगा, प्रेशर को बढ़ा दूंगा। अगर लिक्विड से मुझे गैस जाना है तो मैं क्या करूंगा, टेम्परेचर बढ़ा दूंगा। ये तुम्हारे थर्मोडायनेमिक्स, इतनी चीज अगर तुमको समझ में आई हो, ये थर्मोडायनेमिक्स फिजिकल स्टेट तो तुमको सबको समझ में आते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल the variable thermodynamic variable, thermodynamics variable which decide the physical state of matter, physical state बेसिकली क्या बताता है, फिजिकल स्टेट ऑफ सिस्टम बताता है। फिजिकल स्टेट ऑफ सिस्टम मतलब कौन कौन से पैरामीटर हैं वेरिएबल, तो एक है प्रेशर, दूसरा है वॉल्यूम, तीसरा है टेम्परेचर, चौथा है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसको P से डिनोट करते हैं, इसको V से, इसको T से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से डिनोट करते हैं। तो आई थिंक ये सब क्या है, थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल। इनको चेंज करेंगे फिजिकल स्टेट में, थर्मोडायनेमिक्स की फिजिकल स्टेट में चेंज आएगा। जैसे टेम्परेचर में कम कर रहा हूँ तो लिक्विड सॉलिड में कम हो जा रहा है, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो फिजिकल स्टेट क्या गैस में कन्वर्ट हो जा रही है, पहले लिक्विड में थी। तो आई थिंक ये सब पार्ट तुमको क्लियर हो गया होगा। थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल बेसिकली यही होते हैं, 3-4 वेरिएबल जो कि डिसाइड करके हैं फिजिकल स्टेट ऑफ सिस्टम। तो आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा, तो फिर आगे बढ़ते हैं।
अब थर्मोडायनेमिक्स की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी पर मैं सबसे पहले हम इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी देखेंगे। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी तो बेसिकली इंटेंसिव प्रॉपर्टी समझते हैं, पहले डेफिनेशन समझेंगे फिर उसको अच्छे से समझेंगे। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, these are the property which are independent मतलब इंडिपेंडेंट द मास ऑफ सिस्टम, मतलब मास बोल सकते हो या मैटर प्रेजेंट इन ए सिस्टम। दीज आर द प्रॉपर्टी विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ए सिस्टम। क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ए सिस्टम। These are the property which are independent the quantity of matter, मतलब क्वांटिटी ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड नहीं करते। इसको सब मतलब एग्जाम्पल डेंसिटी, इसके एग्जाम्पल डेंसिटी, टेम्परेचर, वॉल्यूम नहीं, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, प्रेशर, ये सभी क्या है ऑल कंसंट्रेशन टर्म। अब इसको समझेंगे। काफी एग्जाम्पल देगा एग्जामिनर और तुमसे पूछेगा क्या ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो तुम एग्जाम्पल याद थोड़ी करते रहोगे। तुमको एक मतलब एक छोटा सा मैं एक कंसेप्ट दे रहा हूँ, तुमको बाइफरकेशन करना आता है कर लेना। जैसे ये क्या है, मैंने वाटर भर दिया, इसकी डेंसिटी कितनी होगी, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml। अगर मैं इसको बाइफरकेट कर रहा हूँ, बीच से तोड़ रहा हूँ, तो इसकी भी 1 ग्राम पर ml रहेगी डेंसिटी, 1 ग्राम पर ml इसकी भी डेंसिटी रहेगी। मतलब इसको बाइफरकेशन करने पर इस पर कोई चेंज नहीं आ रहा। विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ए सिस्टम, कोई क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है। अगर मैं प्रेशर की बात करूं, इस पर अगर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर लग रहा है वाटर के ऊपर, तो अगर मैं इसको बाइफरकेट कर दूंगा तो इधर भी तो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर लगेगा। अगर ये इसका टेम्परेचर, वाटर का टेम्परेचर मान के चलो 80 डिग्री सेल्सियस था, तो मैं इसको बाइफरकेट कर दूंगा फिर भी इधर 80 डिग्री सेल्सियस रहेगा, इधर भी 80 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मतलब तुम बाइफरकेशन करने पर कोई चेंज नहीं आ रहा है, मतलब क्या है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। जैसे और एग्जांपल बॉइलिंग पॉइंट और क्या क्या रह गया, मोलर कंसंट्रेशन, ऑल कंसंट्रेशन टर्म लिख लो, ऑल कंसंट्रेशन टर्म, और मोलर हीट कैपेसिटी और मोलर हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये सभी आगे डिस्कस होंगे। मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये सब आगे डिस्कस होंगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, डरना नहीं है, अभी सिर्फ लिख लो, ठीक है। तो ये सभी क्या है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी एक बार फिर से समझा दूं, दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर, मतलब ये मैटर की क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करते। चाहे इसको आधा कर दो, चाहे इसका इतना सा पार्ट कर दो, फिर भी वाटर का डेंसिटी सेम रहने वाला है 1 ग्राम, और टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर उस पर फिर भी 1 एटमॉस्फेयर ही लगेगा, ठीक है। तो क्वांटिटी ऑफ मैटर पर डिपेंड नहीं करता है।
इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसके जस्ट अपोजिट होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, these are the property which is which depend on amount, मतलब quantity of matter, depend on quantity of matter in a system। जैसे एग्जाम्पल लिखूं मैं, मास। अगर मैंने एक टुकड़ा लिया, इसका मास था m, अगर मैं इसको बाइफरकेट कर रहा हूं तो इसका मास कितना हो जाएगा, m/2। दूसरा एग्जाम्पल वॉल्यूम। अगर इसका वॉल्यूम v था तो जैसे ही मैं इसको बाइफरकेट करूंगा वॉल्यूम v/2 हो जाएगा। मतलब वॉल्यूम, मास और क्या, सभी इंटरनल एनर्जी वगैरह, इंटरनल, ये सभी तुमको आगे पढ़ने को मिलेगा। इंटरनल एनर्जी, अभी एग्जाम्पल लिख लो, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी। और एग्जाम्पल, इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, इंथैल्पी लिख दिया, सुहाग, इंथैल्पी। और चलो इतने ही काफी है, लेकिन बस तुमको हीट, हाँ इसमें एक और, हीट कैपेसिटी, ये सभी क्या है, ये बेसिकली एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अगर इनको हम डिवाइड करेंगे 20 से तो ये हाफ पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। अगर डिवाइड्स हो रहे हैं तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये सब एग्जाम्पल देख लेना, इन्हीं से क्वेश्चन बनता है। डेफिनेशन से तो क्वेश्चन मुश्किल है बनेगा, लेकिन इधर से क्वेश्चन बनने की 100% पॉसिबिलिटीज रहती है। तो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी तुमको समझ में आ गई है, लेकिन इस पर एक थोड़ी नोट और लिखवा दे रहा हूँ, एक जरूरी है। नोट, अगर रेशियो निकालेंगे टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का तो वो बेसिकली इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाएगी। जैसे रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी विल गिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी। विल गिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे एग्जाम्पल समझो, सबसे पहले डेंसिटी क्या है, डेंसिटी, तो ये क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव है, अरे सबसे पहले ऐसे ही लिख दे रहा, इंटेंसिव कब मिलेगी, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव। अगर हम दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब रेशियो लेंगे तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी निकल के आएगा। एग्जाम्पल, डेंसिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अगर हम डेंसिटी बेसिकली क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, और ये दोनों मास और वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इतनी बात तुमको अभी बताई है। जैसे अगर मैं मोलरिटी, ऑल कंसंट्रेशन टर्म में मोलरिटी भी आता है, ये क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी कैसे बनती है, मोल्स
अपॉन वॉल्यूम मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर। ये दोनों एग्जाम्पल क्या हैं, तुमको क्या बता रहे हैं? बेसिकली अगर हम रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव लेंगे तो हमको इंटेंसिव प्रॉपर्टी मिलेगी। इतनी बात क्लियर हो गई है, तो चलो एक दो क्वेश्चन करते हैं और थोड़ा आगे बढ़ेंगे फिर उसके बाद। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वार्मिंग अमोनियम क्लोराइड with sodium hydroxide in a test tube is a example of पहला क्लोज्ड सिस्टम, सेकंड ओपन सिस्टम, थर्ड आइसोलेटेड सिस्टम, फोर्थ ओपन सिस्टम। ओ अब इधर लिखेंगे नन। ओपन सिस्टम तो हो गया ना। चलो अब इसमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है अगर हम अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवा रहे हैं तो इधर से अमोनियम हाइड्रोक्साइड NaCl बनेगा, और ये किससे बना होता है? अमोनिया गैस से और H2 वाटर से। तो अमोनिया गैस तो बाहर निकल जाएगी, ये तो गैस है, क्योंकि इसमें कहीं नहीं लिखा है कि इन ए क्लोज्ड वेसल, तो ये निकल जाएगी। बेसिकली अगर ये निकल जाएगी मतलब कि हमारा क्या हो रहा है, मैटर का एक्सचेंज हो रहा है और वार्म कर रहे हैं, मतलब इसमें से हीट भी निकलेगी, रिएक्शन से हीट भी निकलेगी, तो मतलब मैटर का भी ट्रांसफर हो रहा है और हीट का भी। बेसिकली क्या कर रहे हैं, वार्मिंग अमोनियम क्लोराइड इन ए टेस्ट ट्यूब इज एग्जाम्पल ऑफ, क्लोज कहीं नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये कैसा सिस्टम है, ओपन सिस्टम है, क्योंकि इससे हीट भी निकलेगी, हीट के फॉर्म में वार्म करने पर हीट भी निकलेगी और अमोनिया गैस भी निकलेगी। तो ये हमारा एक छोटा सा तगड़ा सा क्वेश्चन था, इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज हुए होंगे, इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन डाला था। एक और क्वेश्चन, थर्मो डायनामिक क्वांटिटी is that which is used in thermochemistry, which is used in thermochemistry, second, which obeys all the law of thermodynamics, which obeys all the law of thermodynamics, third, quantity which depend only on the state of system, only on the state of system. Fourth,
क्वांटिटी विच इज यूज्ड मेजरिंग थर्मल चेंज, क्वांटिटी which is used in measuring थर्मल चेंज। अब बताओ, ये क्वेश्चन में चारों ऑप्शन तुमको सही सही लग रहे होंगे, लेकिन अच्छे से पढ़ो और बताओ। इस क्वेश्चन को आराम से तसल्ली से देखना है और फिर इसका आंसर बताना है। थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी इज दैट, पहला का ऑप्शन लिखा है विच इज यूज्ड इन थर्मोकेमिस्ट्री, बाह्यात। दूसरा विच ओबे ऑल द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स क्वांटिटी होती है क्वांटिटी विच डिपेंड ऑन स्टेट ऑफ सिस्टम। मतलब यही ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो ये हमारे छोटे छोटे से कंसेप्ट दो क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम थोड़ी आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम दो चीजें और देखेंगे मतलब स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन और समझेंगे आज हम, फिर उसके बाद क्लास को दी एंड करेंगे। और मैं फिर से एक बात दोहराना चाह रहा हूँ कि भाई नोट्स बनाते जाओ, प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट, नोट्स बनाते जाओ। बिना नोट्स के कुछ नहीं होने वाला। जितना ज़्यादा घिसोगे उतना ही ज़्यादा निखरोगे। मतलब यार देख लोगे एक बार, तुम्हारे 15 मिनट बाद स्किप हो जाएगा। मतलब अगर तुमको चीज़ें रिटेन रखना चाहते हो, अपने दिमाग में रिटेन करना चाहते हो, तो उसको पहली बार लिखो। लिखने से ही 80% तुमको याद हो जाएगा और रिवाइज करोगे तो 98-99% तक याद हो जाती हैं चीज़ें। एक दो बार चीज़ें पलटोगे तो वो तुम्हारे मेमोरी में एकदम सेट हो जाएंगी। अगर तुम किसी न्यू सिटी में जाते हो तो तुमको सब नया नया दिखाई देता है और तुम उधर रास्ते भी भूलते हो, लेकिन कुछ दिन बाद तुम उसी रास्ते से बार बार जाते हो तो तुमको वो रास्ता पता ही नहीं चलता, अच्छे से याद रखना, तुम सीधे चले जाते हो। तो यही बस खेल है। जितनी प्रैक्टिस मतलब जितने बार देखोगे कंसेप्ट को, चीज़ों को देखोगे तो चीज़ें तुम्हारे दिमाग में बनी रहेंगी। इसलिए मैं बोलता हूँ कि एक्चुअली लिखते जाया करो। मेरा मतलब ये नहीं है कि मेरे तुम्हारे नोट्स भरवाऊँ, ऐसा कुछ करूँ, ऐसा कुछ मुझे उससे कुछ नहीं। मैंने अपना पढ़ा दिया, तुम अपना पढ़ो चाहे जैसे पढ़ो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार पढ़ रहे हो तो ढंग से पढ़ो, वरना स्किप करो और खेल लो उतने देर। 1 घंटे का लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ, उतने देर खेला करो तुम, या फिर गेम खेल लो, एंजॉय ही कर लो। मतलब अगर देख के कुछ फ़ायदा वैसे नहीं निकलने वाला। ठीक है, तुमसे ज़्यादा अच्छे अच्छे कॉम्पिटिटर बैठे हैं इस दुनिया में, बहुत अच्छे अच्छे। मतलब दिन रात एक करनी पड़ती है, लिखना भी पड़ता है, नोट्स भी बनाने पड़ते हैं, उनको रिवाइज भी करना पड़ता है। ठीक है, तो भाई मेरा अल्टीमेटली कहना है कि नोट्स बनाओ और उसको रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। जिसने अभी तक नहीं किया है अब कर दो, तब जाओ तब सवेरा। ठीक है, तो सबसे अब हम पढ़ते हैं थोड़ी स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। तो सबसे पहले स्टेट फंक्शन छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं। तो स्टेट फंक्शन बेसिकली क्या होता है? स्टेट फंक्शन होता है बेसिकली फंक्शन, these are the property which does not depend on path, but depend on initial and final state। देखो इसको समझाऊंगा, अच्छे से समझ में आएगा। सपोज दैट ए है तुम्हारा घर, मतलब ए है घर, इस मतलब होम, और इधर है स्कूल, SCH स्कूल। अगर घर से तुमको स्कूल जाना है, 3 रास्ते हैं।
ये है स्टेट वन, स्टेट वन, ये है स्टेट टू। तो इसको जाने के 3 रास्ते हैं। एक रास्ता ये है, ये 10 किलोमीटर है, सेम टाइम लगता है। अगर इस रास्ते से जाके घर से निकले, तुम डायरेक्ट स्कूल पहुंच गए। अब तुमने सोचा नहीं, मुझे अपने चिंकू के घर जाना है और फिर इधर से स्कूल जाना है, क्योंकि सेम रास्ता है 10 किलोमीटर का, सेम टाइम लगता है, तो तुम इधर से भी जा सकते हो। और तुमने बोला नहीं, मुझे चिंकी के घर से होके निकलना है, बिल्कुल निकलो। ये भी 10 किलोमीटर है, सेम टाइम लगता है इसमें। तो मतलब चाहे तुम इस रास्ते से जाओ, चाहे तुम इस रास्ते से जाओ, चाहे इस रास्ते से जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। स्टेट फंक्शन फाइनली डिपेंड करता है इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर। तुम चाहे किसी भी रास्ते से जाओ, उसको कोई मतलब नहीं है। बेसिकली इसको डिनोट करते हैं डेल्टा से। जैसे स्टेट फंक्शन बेसिकली डेल्टा एक्स से, मतलब ये एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल होता है, यही स्टेट फंक्शन होता है। ठीक है। और इसमें अगर एग्जाम्पल लिखवाना चाहूँ, एग्जाम्पल, चलो इधर ये आगे चीज़ बताऊंगा। इसके एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल। तो बेसिकली इसका एक ट्रिक है सुहाग, सुहाग। एस से क्या है, ये एंथैल्पी। आगे ये सब हम डिस्कस करेंगे, इस पर बोलने मत लग जाना अभी, सर ये क्या होता है एंथैल्पी। ये पूरे चैप्टर में इसी से डील करने वाले हैं, एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, यही सब चलेगा। ये यू क्या है, इंटरनल एनर्जी। ये क्या है, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। और एच क्या है, बेसिकली ये एच इंट्रोपी है, इंट्रोपी, इंट्रोपी। एच है एंथैल्पी, एंथैल्पी। ये क्या है, हेल्महोल्ट्ज, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी है, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। और ये क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। ये 5 एग्जाम्पल याद रख लेना, सुहाग से याद रख लेना, तुमको याद रह जाएंगे। स्टेट फंक्शन डायरेक्ट एग्जाम्पल देगा एग्जामिनर और तुमसे पूछेगा ये स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन है। ठीक है। तो स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, एक बार फिर से रिकैप कर दे रहा हूँ। स्टेट फंक्शन बेसिकली होते हैं जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पर ही डिपेंड करते हैं। उनको मतलब नहीं तुम किस पाथ से जा रहे हो, तुम ऐसे जा रहे हो, चाहे पहला पाथ ये है, उससे कोई मतलब नहीं, चाहे इससे जाओ चाहे इससे जाओ, सेम वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है। तो स्टेट फंक्शन को बेसिकली, स्टेट फंक्शन को बेसिकली डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन को बेसिकली डेल्टा एक्स से, मतलब एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। ठीक है। ये होता है स्टेट फंक्शन को, ऐसे लिखते हैं स्टेट फंक्शन को। और फॉर साइक्लिक प्रोसेस, फॉर साइक्लिक प्रोसेस, फॉर साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, एक पॉइंट से गए और उधर ही लौट के आ गए, मतलब एक्स इनिशियल बराबर एक्स फाइनल होता है, मतलब जहां से गए उधर ही आ गए, तो मतलब इधर डेल्टा एक्स क्या रहेगा, 0 आता है। साइक्लिक प्रोसेस में कोई भी स्टेट फंक्शन होगा उसकी वैल्यू आएगी 0। ठीक है। इतनी बात याद रख लेना, ये स्टार पॉइंट है। और स्टेट फंक्शन को एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल इस तरह हम लिखते हैं। ठीक है। अगर ऐसा कुछ देखने को मिल जाए तो मतलब समझ जाना स्टेट फंक्शन है। अब हम समझते हैं पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन,
these are the function, these are the property which depend on path as well as initial एंड फाइनल स्टेट। ये इनिशियल और फाइनल स्टेट पर तो डिपेंड करता है, एज वेल उस पाथ पे भी डिपेंड करता है। अगर पाथ चेंज करेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसे फिर से वही एग्जांपल, ये स्टेट 1 है हमारी, स्टेट 1 ये क्या है हमारा होम, और इधर क्या है स्कूल। स्टेट 2, स्टेट 2 ये क्या है स्कूल। अगर हम इस रास्ते से गए तो इधर से 10 किलोमीटर पड़ता है। अगर इधर से मैं गया मिंकू के घर और इधर से इधर गया तो इधर 12 किलोमीटर पड़ जाएगा। और इधर से मैं गया चिंकी के घर और इधर से मैं इधर गया तो इधर पड़ जाएगा 15 किलोमीटर। मतलब ये इनिशियली और फाइनल वैल्यू पर तो डिपेंड करता है और पाथ पर भी डिपेंड करता है। अगर तुम इस पाथ से जाओगे तो तुम्हारी वैल्यू अलग आएगी, अगर तुम पाथ 1 से जाओगे तो अलग वैल्यू, पाथ 2 से जाओगे तो अलग वैल्यू, और पाथ 3 से जाओगे तो भी अलग वैल्यू आएगी। इसके 2 एग्जाम्पल याद रख लेना, हीट और वर्क। हीट और वर्क ये 2 एग्जाम्पल हैं जो कि पाथ फंक्शन। अगर हीट और वर्क निकालोगे तीनों इस रास्ते के लिए हीट अलग आएगी, इसके लिए अलग आएगी, इसके लिए अलग आएगी। और जबकि अगर स्टेट फंक्शन होता तो चाहे तुम किसी भी पाथ से चले जाओ सेम वैल्यू आती। जैसे इंटरनल एनर्जी निकालोगे तो इस पाथ की सेम आएगी। कहाँ? स्टेट फंक्शन में। पाथ फंक्शन में ऐसा कतई नहीं होता। चलो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर आज की कहानी को इधर ही समाप्त करेंगे। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेट फंक्शन एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। पहला इंटरनल एनर्जी, सेकंड प्रेशर, थर्ड मोलर हीट कैपेसिटी, फोर्थ टेम्परेचर। चलो इस क्वेश्चन को और कर लो और उसके बाद छुट्टी है तुम्हारी। तो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फंक्शन और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पूछा है उसने। तो बेसिकली सुहाग याद रख लेना, सुहाग। एस क्या है? एंट्रोपी। ई क्या है? इंटरनल एनर्जी। और एच क्या है? एंथैल्पी। ए क्या है? हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। और जी क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी। ये सभी क्या है? ये सभी बेसिकली है स्टेट फंक्शन भी है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। मतलब स्टेट फंक्शन का मतलब क्या हो गया? स्टेट फंक्शन का मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करते हैं, पाथ से इनको कोई लेना देना नहीं है, सेम वैल्यू आएगी। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करता है, मतलब क्वांटिटी ऑफ मैटर पे। तो इसमें देख लो कौन सा मैच कर रहा है। इंटरनल एनर्जी पहले ही ऑप्शन सही है, और प्रेशर ये तो क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अरे भैया मैंने बताया था कि
इसका मतलब एक रूम में मतलब पानी है, इसका इसके ऊपर 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा है। 1 एटमॉस्फेयर को इसको बाइफरकेट करेंगे, अलग अलग वैल्यू आएंगी, अलग अलग वैल्यू नहीं आएंगी तो इंटेंसिव है, इंटेंसिव है। मोलर हीट के मोलर शब्द लग जाए किसी के सामने, कंसंट्रेशन टर्म है सब, ये सभी मोलर आगे लग गया। ये भी क्या नहीं है, ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। टेम्परेचर मैंने बताया था, इसका टेम्परेचर अगर 80 डिग्री सेल्सियस लिया तो इसको बाइफरकेट करोगे तो भी इसका 80 डिग्री सेल्सियस आएगा, इसका भी 80 डिग्री सेल्सियस आएगा। मतलब टेम्परेचर भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई थिंक आज का लेक्चर तुमको समझ में आया होगा। अमेजिंग सा लेक्चर था, इसमें कुछ ज़्यादा मतलब भारी भरकम कुछ देखने को नहीं मिला। अभी इंट्रो चल रहा है, मतलब आज हमने छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी पढ़ी है। आज हमने थर्मोडायनेमिक्स में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा है। अभी मज़ा तो तब आएगा तब थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में घुसेंगे, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में घुसेंगे। उसमें यार बहुत मज़े हैं। अभी भी तुमको थोड़ी थोड़ी थ्योरी है और मतलब इससे क्वेश्चन बन जाते हैं, और बिना इस छोटे छोटे टर्म के हम थर्मोडायनेमिक्स को स्टार्ट नहीं कर सकते थे। इसलिए मैं तुमको जीरो से स्टार्ट करूँगा और एकदम हीरो तक ले जाऊँगा। तो मेरे ऊपर ट्रस्ट बनाए रखना, मैं तुमको अच्छे से गाइड करूँगा और बस फोड़ देंगे मिल के। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।